बहुत कुछ बात करने को। नमस्कार, अमित बात कर रहा हूँ। चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज का ये लेक्चर देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे रिसोर्सेज है ना, ऐसी ऐसी चीजें, वस्तुएं जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है बिना ह्यूमन एक्टिविटी के इन्वॉल्वमेंट के, मतलब उनकी मौजूदगी में हमारा कोई रोल नहीं है, कि हमारा कोई रोल नहीं है कि उसको, जैसे मान लो यहाँ पे पानी की जैसे वाटर बताया गया है, वाटर हो गया या सॉइल हो गया या एयर हो गया। हमने तो भैया हवा को नहीं बनाया है, हमने तो वाटर को नहीं बनाया, हमने सॉइल को नहीं बनाया, हमने प्लांट को नहीं बनाया। प्लांट को नहीं बनाते हम तो बस क्या करते हैं, बी को हम लोग क्या करते हैं, जो बीज होते हैं उसको बो देते हैं। प्लांट को तो हमने नहीं बनाया। तो ये सब चीज जो भी हो गया, एनिमल्स यहाँ देख पा रहे हो जितने भी एग्जाम्पल्स है, ये सब क्या नेचुरल रिसोर्सेज है। चूंकि क्या है, इनको इन सब की बनने में हमारा कोई रोल नहीं है। ये सब नेचुरल नेचर हैंडल कर रहा होता है, किसी को कैसे बनाना है ये सब नेचर के ऊपर होता है। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखते हैं। अब देखो, बायोस्फीयर भी डिस्कस करने को है हमें। तो बायोस्फीयर जो है वो बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बनता है। बात पकड़ो, बायोस्फीयर के अंदर जब भी हम बात करेंगे, उसमें हम जो है बात करेंगे लिथोस्फीयर की, एक बात करेंगे हाई एटमोस्फीयर की, एक और बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। ये तीनों इकट्ठे मिला के बायोस्फीयर को बनाते हैं। समझते हैं थोड़ा बायोस्फीयर क्या होता है अच्छे से। देखो, द जोन ऑफ अर्थ वेयर एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इंटरैक्ट एंड मेक द लाइफ पॉसिबल। तो हमारे अर्थ का वो जोन जहां पे ये तीनों एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं और लाइफ को पॉसिबल बना रहे हैं कि वहां पे भाई ये चीजें जिंदा रहे। जैसे एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ ऑल अराउंड। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ आपको पता है क्या, हवा ने घेर रखा है ना, एक ब्लैंकेट की तरह अर्थ के चारों तरफ हवा ने घेर रखा है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अगर हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, कि जैसे हमारी अगर अर्थ की बात करें तो हमारा अर्थ जो है 75%, 75% हाइड्रोस्फीयर से घिरा हुआ है। मतलब हाइड्रोस्फीयर वो जोन है हमारे अर्थ का जहां पे आपको पानी मिल सकता है। जितने वाटर बॉडीज होते हैं भैया, जैसे आपका लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, है ना, तो जितने भी आपके वाटर बॉडीज होते हैं, ओशन वगैरह, सब क्या है, आपके हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। बात रह गई लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर जो हमारा अर्थ का आउटर मोस्ट रीजन, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। आपको पता है ना कि जैसे अर्थ को हम क्या करते हैं, तीन लेयर में डिवाइड करते हैं। जो इनर मोस्ट होता है उसको कोर बोलते हैं, बीच वाले को मेंटल बोलते हैं, और आउटर मोस्ट वाले को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। जैसे हमारा अर्थ हो गया, तो अर्थ के आउटर मोस्ट रीजन जो होगा उसको क्रस्ट बोलेंगे, और क्रस्ट को ही क्या बोलते हैं, वो लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर में क्या है, आपके जो भी प्लांट्स वगैरह होंगे वो सब यहाँ पे ग्रो करेंगे, है ना, जितने प्लांट्स वगैरह ग्रो करना हो यहाँ पे वो ग्रो करेंगे। तो इन तीनों के इंटरेक्शन होने से ही हमारा बायोस्फीयर लाइफ को पॉसिबल बना पाता है। जैसे अगर एक प्लांट की बात करें, वो प्लांट जो है, देखो उसको, प्लांट को बढ़ने के लिए हाइड्रोस्फीयर की जरूरत है, उसको पानी की जरूरत है भैया। जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ क्या है, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, जब वो खाना बना रहा होता है, तो उसको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, उसको एटमोस्फियर से ही मिलेगा भैया। क्योंकि एटमोस्फियर में क्या है, एयर प्रेजेंट है, और एयर में से ही क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगा। और साथ साथ बात रह गई कि मिनरल्स वगैरह की, न्यूट्रिएंट्स की। प्लांट को अगर अच्छे तरीके से ग्रो करना है हेल्दी तरीके से, तो उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स दोगे ना आप। तो जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है, उनको कहाँ से मिल पा रही है, तो लिथोस्फीयर से मिल रही है। मतलब क्या है, जमीन के थ्रू वो क्या कर रहा है, सक कर रहा है। उनके जो है जड़े, प्लांट की जड़े जमीन के अंदर, इससे क्या है, वो सारे मिनरल्स को, पानी को ऊपर की तरफ खींच रही हैं। तो आपने क्या देखा, बायोस्फीयर पॉसिबल तभी हो पाता है जब ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को पॉसिबल बना पा रहे हैं। बात जमा जमा आगे देखते हैं। आप थोड़ा कंपोनेंट समझते हैं बायोस्फीयर के। देखो, कंपोनेंट्स मतलब ये कि बायोस्फीयर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। मतलब बायोस्फीयर इन तीन चीजों से बना है, हमने देख लिया, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। अब उनके अंदर आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, तो हमको दो चीजें, एक तो बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट। ये दोनों चीजें हमको देखने। देखो, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं। बायो मतलब होता है ये लिविंग। बायो मतलब, जब भी आप बायो बायो सुनते हो, इसका मतलब लिविंग होता है। तो लिविंग कंपोनेंट्स को बोलते हैं। जैसे मान लो प्लांट्स की बात करें, जितने प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और बाकी और भी जो ऑर्गेनिज्म जो हमको क्या आंखों से नहीं दिख रही, जैसे मान लो बैक्टीरिया की बात करें, है ना, हम लोग फंगस की बात करें, तो ये सब क्या हमको आंखों से दिख तो नहीं रहे हैं भैया, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे ये नेचर में प्रेजेंट है, जो कि लिविंग थिंग है। तो वो सारे लिविंग कंपोनेंट जो मैंने नाम लिए, ये सब क्या बायोटिक कंपोनेंट है। अगर एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें, अबायोटिक वाले की, तो इसमें आपके उल्टा होगा। इसमें लिविंग था तो उसमें आ जाएगा नॉन लिविंग। जैसे अगर बात करें सॉइल की बात कर ले, वाटर की बात कर ले, एयर की बात कर ले, है ना, तो ये सब क्या है, हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जिसको हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट भी बोल सकते हैं बायोस्फीयर का। बात जमा आगे देखते हैं। और एक बात पकड़ो आप, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, कि बिना अबायोटिक कंपोनेंट के बायोटिक कंपोनेंट पॉसिबल नहीं है, और बिना बायोटिक के अबायोटिक भी जिंदा नहीं रह पाएगा। जैसे आप खुद देखो, जैसे प्लांट क्या है, एक बायोटिक कंपोनेंट है। प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल की जरूरत है, क्योंकि सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स लेगा। प्लांट को ग्रो करने के लिए एयर की जरूरत है, क्योंकि एयर से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। समझ में आ रहा है? तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। अगर बात करें बायोटिक कैसे डिपेंडेंट है बायोटिक पे, जैसे मान लो अगर बात करें
जैसे अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो हम लोग क्या है, जब भी हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग क्या एक्सेल आउट करते हैं, जो ह्यूमन जो भी एनिमल्स होते हैं वो बाहर क्या छोड़ रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कहां से आ रहा है? तो हमारे थ्रू ही आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बात जमा आगे देखो यहाँ पे, अब समझते हैं कि जरा द ब्रेथ ऑफ लाइफ जिसको एयर कहा जाता है, कि एयर के बिना, हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम समझते हैं कि एयर क्या है भैया, जब भी हवा की बात होती है तो हम बोलते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि बहुत सारे गैसेस और वाटर वेपर जब इकट्ठे आते हैं तो क्या बनाते हैं? हवा को बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे एयर में क्या है, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, बहुत सारे गैसेस होंगे। तो अगर बात करें कि मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, तो आप चेक करो हमारे अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा प्रतिशत हमारा नाइट्रोजन का है। और उससे थोड़ी कम की बात करें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप चेक करो 21%, 21%। तो 78 प्लस 21 हो गए 99, और बाकी जो 1% बच गया, वो 1% गैसेस हमारे जो है रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, हीलियम हो गया है ना, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो वो सारे हमारे बाकी 1% गैसेस होते हैं। समझ में आई ये बात आपको? तो ये जो आप परसेंटेज देख रहे हो, ये परसेंटेज हर प्लेनेट के लिए सेम नहीं है, ये तो हमारी पृथ्वी का था। अगर मान लो हम वेनस की बात करें, है ना, वेनस की, या मान लो मार्स की बात करें, तो वहां पे क्या देखोगे, वहां पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं। वहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको कार्बन डाइऑक्साइड का देखने को मिलेगा, जो कि हमारे अर्थ में सबसे कम था। अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का 0.02 कुछ ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वेनस में आप चेक करो, वहां पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा 97% प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन थोड़ा बहुत है, 3% है। उसलिए क्या है कि वेनस पे जो है ना, या मार्स पे बात करें, लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। वहां पे प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, वहां पे हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमको चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो वहां पे है ही नहीं भैया, तो वहां पे लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कुछ और यहाँ पे। अब हमने समझ लिया कि अच्छा, एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, वाटर वेपर का मिक्सचर है। अब एयर हम हमको किस तरीके से बेनिफिट दे रहा है, तो इसका यूजेस समझते हैं। एयर हेल्प्स इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो एक अगर आप बात करें, तो प्लांट्स की बात करें या हम लोग एनिमल्स की बात करें, वो ब्रीथ कर पा रहे, रेस्पिरेशन कर पा रहे, चूंकि एयर के कारण। देखो ब्रीदिंग क्या होता है, हमने क्या किया, जैसे एनिमल्स की बात करें, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग, है ना, इनहेल करना, एक्सेल करना, ये ब्रीदिंग के अंदर आ जाता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो वो क्या होता है, हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया अंदर, वो ऑक्सीजन क्या है, अंदर जाता है और वो फूड को ब्रेक करता है। आपको पता है ना कि बिना ऑक्सीजन के खाना नहीं टूट सकता है, तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, वो खाने को तोड़ता है, उसमें से फिर एनर्जी निकलता है, और उसी एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो आपने क्या देखा कि एयर जो है ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन दोनों में काम आता है। फोटोसिंथेसिस की बात करेगी, जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स की बात करें, नॉन ग्रीन प्लांट्स नहीं, जितने भी हरे आपके पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब सनलाइट के प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंस में, है ना, वाटर के प्रेजेंस में, वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो अगर उनको एयर नहीं मिला तो वो क्या है, अपना खाना नहीं बना पाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं दिखा पाएंगे। कंबशन की भी बात करी गई है। कंबशन मतलब होता है जलना, किसी चीज का जलना, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। बेसिकली आप कोई भी चीज जला, जैसे मान मेरे को लकड़ी का टुकड़ा जलाना है या एक पेपर जलाना है, तो उसको आप तभी जला पाओगे जब उसको ऑक्सीजन मिल पाएगा। मान लो अगर ऐसा देखा गया है कि एक कई बार परफॉर्म करते एक्सपेरिमेंट, एक कैंडल लो, कैंडल को क्या करो, आप जला दो, एक उसको जलाए हुए छोड़ दो ऐसे ही, और दूसरे केस में उसी कैंडल को क्या करो, आप ऊपर से बीकर से ढक दो। तब क्या देखोगे, जिस बीकर से आपने ढका है कैंडल को, वो कुछ ही मिनटों में बुझ जाएगा अपने आप, और दूसरा वाला कंटिन्यूअसली जल रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे वाला जो कि एनवायरमेंट में फ्री है, उसको लगातार ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन मिलने से वो कंबशन दिखा रहा है। लेकिन सेकंड वाले केस में चूंकि ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो गया, कुछ देर में क्या होगा, उसका बीकर में जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बचा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। इससे क्या है कि कंबशन नहीं हो पाएगा और हमारा कैंडल बुझ जाएगा। बात जमा आपको? तो कंबशन होने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। और बात करें कि विंड क्या होता है, तो एयर हमने समझा कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अगर यही एयर मूव करने लगे, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ऐसा 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 मूव करने लगे, तो मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। मूविंग एयर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? विंड बोलते हैं। अब थोड़ा विंड के बारे में समझते हैं कुछ और बातें। यहाँ पे देखो, हम देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि विंड के मोशन को इन्फ्लुएंस करता है। कौन कौन से फैक्टर्स पे? तो बेसिकली दो फैक्टर है। पहला है हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ। आप देखोगे कि अर्थ का रोटेशन डिसाइड करेगा कि विंड को क्या डायरेक्शन देना है। बात जब मैं आपको देखो कैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, एक रफ में बना देता हूं। जैसे लेट से ये हमारी क्या है, अर्थ है ना। अब देखो आपको पता है कि अर्थ क्या है हमारा, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा होता है भैया, वो जो है ना वेस्ट के ईस्ट की तरफ, मान लो इस तरफ है ऐसा, है ना, इधर से इधर इस तरफ जो है वो लगातार ऐसे 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 घूम रहा होता है टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट। तो होता क्या है, जैसे मान लो यहां से कोई विंड बह रहा है, यहां से जो है ना साउथ की तरफ से कोई विंड अगर बह रहा हो, तो वो क्या होगा ना, सीधा जाते 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 क्या होगा, अचानक से वो इधर मुड़ जाएगा।
पहले तो ज्यादा सीधा, लेकिन घूमने के कारण क्या है वो राइट की तरफ मुड़ जाएगा। और उल्टा देखा गया है तब जब मान लो विंड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हो, और जब ये रोटेशन हो रहा हो तब क्या होता है, सीधे आते 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 तो क्या होते हैं वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। इस इफेक्ट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो मैंने बता दिया आपको, कोरियोलिस इफेक्ट एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने बता दिया आपके नॉलेज के लिए कि कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है। ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें क्या है कि जब भी एक बॉडी रोटेशन में होता है, जब भी एक बॉडी रोटेशन में होता है तो रोटेशन के दौरान उसके भीतर जो भी किसी चीज की मूवमेंट कराई जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अपना पाथ को चेंज कर देती है। जैसे आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। एक झूला आता है ना भैया, उसमें क्या भैया हम लोग बैठते हैं झूले में, गोल गोल घूमते हैं, ऐसा 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 ऐसा, बहुत लोग बैठे होते हैं। तो उसमें क्या करो, एक तो जब झूला स्टेबल हो तो आप मान लो अपने ऑपोजिट वाले पार्टनर को, मान लो आप इधर बैठे हो, मान लो आप इस तरफ बैठे हो, यहाँ पे कोई और बैठा है, तो आपने यहाँ से उसको बॉल पास किया, जब जब झूला रुका हुआ है तो उसके हाथ में चला जाएगा। लेकिन वही झूला जब जोर जोर से घूम रहा हो तेजी से, तब आप अगर उसको बॉल पास करोगे ना तो वो उसके हाथ में नहीं जाएगा, वो देखोगे इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसके हाथ में नहीं जाएगा डिफ्लेक्ट, और तो आप उसको सीधा फेंकने की कोशिश कर रहे हो। इसी चीज को बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। तो आप क्या देख रहे हो कि कोरियोलिस इफेक्ट क्यों हो पाया, चूंकि अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है विंड के डायरेक्शन को, है ना, कि क्या किया, जब हमारा विंड जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा हो तो बेंड करता है टुवर्ड्स टुवर्ड्स यहाँ पे ईस्ट की तरफ, या बोल सकते हो टुवर्ड्स राइट हैंड डायरेक्शन। और जब विंड ब्लो कर रहा हो नॉर्थ से साउथ की तरफ तो वो बेंड करता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड कर जाता है। बात जब आपको आगे देखो, उसके बाद बताया गया है कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माउंटेन, कि ना, कि माउंटेन के होने से, पहाड़ों के होने से भी क्या है, विंड की डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। जैसे मान लो अगर बीच में पहाड़ है, यहाँ से विंड ब्लो कर रही हो तो पहाड़ के होने से क्या है वो आगे तो जा नहीं पाएगा, तो क्या होगा, साइड से निकल जाएगा, है ना, पहाड़ अगर बीच में उसके साइड से निकल जाएगा हवा। मतलब ये बोल सकता हूँ कि अगर माउंटेन्स भी आ जाए, अगर विंड के पाथ के बीच में अगर माउंटेन आ जाए तो उससे भी क्या है कि उसकी डायरेक्शन को वो माउंटेन चेंज कर सकता है। तो यही दो फैक्टर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं जिसपे कि हमारा विंड की मोशन डिपेंड करती है। बात जमा आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि एटमोस्फियर क्या होता है। हमने पहले बात कर रखा है एटमोस्फियर क्या होता है, द लेयर ऑफ एयर दैट कवर्स द अर्थ होल, चारों तरफ से, मतलब अर्थ को जो है, मान लो ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ से यहाँ पे क्या है, एक हमारा एयर का लेयर बना हुआ है, मतलब चारों तरफ हवा है, चारों तरफ क्या है इसके, हवा है ना। लेकिन अगर बात करें अगर मार्स वगैरह की बात करें, मार्स की बात करें या वीनस की बात करें, वहां पे हवा नहीं होती है, मतलब बोले कि वहां पे एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है भैया, समझ में आ रहा है बात। तो एटमॉस्फेयर क्या है, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, उसलिए यहाँ पे अर्थ की बात की गई है, चूंकि एटमॉस्फेयर जो है दूसरे प्लैनेट्स पे होता ही नहीं है, ठीक है ना। बात जब आपको, अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है किस तरीके से हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल सही समझियो, हमारे क्लाइमेट को एटमॉस्फेयर कंट्रोल करता है। कैसे, आप देखो, पहले आप एक बात पकड़ो, एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। एटमॉस्फेयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका ये मतलब कि वो अपने थ्रू गर्मी को, हीट को पास होने नहीं देता है। समझ में आ रहा है। जैसे इंसुलेटर्स की बात करें, जितने भी आपके नॉन मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के या इलेक्ट्रिसिटी के। उस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर भी जो है वो बैड कंडक्टर होता है आपके इसके, हीट की बात करें, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा ये अर्थ है, उसके चारों तरफ क्या होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, चारों तरफ एटमॉस्फेयर होगा, बाहर में यहाँ पे सन होगा, ऐसा 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 सन होगा। अब देखो सन से जो रेज आने हैं, सन से जो हीट आनी है, तो क्या होगा, चूंकि एटमॉस्फेयर जो है बैड कंडक्टर है हीट का, अपने थ्रू पास होने नहीं देगा, तो क्या करेगा कि मैक्सिमम हीट को वो जो है बाहर की तरफ ही भेज देगा। मतलब हीट जो है टकराया एटमॉस्फेयर पे, और 90% जो है वो टकराने के बाद वापस स्पेस में ही चले गए। बाकी जो थोड़े बहुत बचे 5%, 10% जो बचे, वही बस अंदर आते हैं, वही बस क्या है अंदर आ पाते। वही उसलिए यहाँ पे ये बताया गया, देखो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, इट प्रिवेंट्स अ सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मान लो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फट से क्या होता है, एक बार में ही बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता भैया, अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन एटमॉस्फेयर के होने से क्या है कि सडन, मतलब अचानक टेम्परेचर को बढ़ने से रोक रखा है उसने। उस तरीके से अगर मान लो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रात के समय ठंडी बहुत ज्यादा पड़ जाती, क्योंकि जो हीट अंदर आई है वो क्या होते, सारे के सारे को तो निकलना भी है बाहर, तो सारे के सारे क्या है रात के समय बाहर निकल जाते, और जब कंप्लीटली बाहर निकल जाते तो हम लोग क्या ठंड से ही मर जाते। लेकिन ये एटमॉस्फेयर की कृपा है कि एटमॉस्फेयर ने क्या कर रखा है कि वो साठ जितनी भी हीट अंदर आई है, जो भी 5% 10% हीट अंदर आया है, उसमें से भी क्या है, एक आध परसेंट को ही बाहर जाने देता है, एक आध परसेंट ही बाहर जा पाए, और बाकी के जो है 8% 9% वो अंदर ही रह गए। इसलिए क्या है कि रात के समय भी क्या है, टेम्परेचर वो कंट्रोल में रहता है, कि हाँ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठंड एक बार में पड़ जाती है। समझ में आ रहा है आपको। तो उसने यहाँ पे बताया गया है कि एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द हीट टू एस्केप टू द आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में जाने से उसको रोक रहा है। हाँ थोड़ा बहुत
एक आध परसेंट निकल गया, लेकिन बाकी के जो है वो अंदर ही रह जाते हैं। इसलिए रात को भी क्या है कि टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। ठीक है, जैसे मून में बात किया गया है, हमको पता है कि मून क्या है, हमारे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। मून हमारे अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है, और अर्थ और मून इकट्ठे क्या है सन के चारों ओर घूम रहे होते हैं। हमको पता है ये बात कि सन के ऑर्बिट में जो है हमारा जो है अर्थ घूम रहा है, और अर्थ की ऑर्बिट में क्या है, हमारा मून घूम रहा है लगातार। हमको देखो, अगर डिस्टेंस की बात करें ना, तो मून और अर्थ वो लगभग बराबर दूरी पे है सन से, है ना। सूर्य से अगर बात करें, दोनों अगर दूरी कितनी आप पूछोगे, तो इस अर्थ की दूरी की बात करें, वो सन से कितना दूर है, तो लगभग 148 मिलियन किलोमीटर दूर है। समझ रहे हो, 148 मिलियन किलो मतलब 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 148 मिलियन किलोमीटर मतलब हो गया 14 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। तो हमारा अर्थ जो है पृथ्वी, वो सन से 14 लाख 80 किलोमीटर दूर है। अगर मून की बात करें वो कितना है, तो वो इसके आसपास ही है। मून की बात करें तो लगभग आपको जो है 15 करोड़ किलोमीटर मिलेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख ले, यहाँ पे 48 करोड़ देखे, यहाँ पे आपने 50 करोड़ देखे, तो मतलब लगभग आसपास ही है ना। तो हम बोल उसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि मून और अर्थ जो है दोनों सन से लगभग बराबर दूरी पे है, लेकिन फिर भी आप देखोगे टेम्परेचर रेंज में बहुत ऊपर नीचे है भैया, बहुत वेरिएशन है। आप देखोगे जैसे अगर मून में बात करें, तो मून में क्या होता है ना कि टेम्परेचर रात के समय बहुत ज्यादा गिर जाता है, और दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप चेक करो यहाँ पे टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है, तो -190 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस, कि रात में ठंडी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, और दिन में गर्मी तो बहुत ज्यादा। अब लोग ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मून पे तो एटमोस्फियर है ही नहीं ना। तो मून पे चूंकि एटमोस्फियर नहीं है, तो दिन के समय बहुत ज्यादा हीट आ रहा है अंदर, सारा सारा कंप्लीटली आ जा रहा है, और रात के समय क्या है, उस हीट को फिर वापस रोकने के लिए कोई नहीं है, तो सारी हीट बाहर निकल जा रही है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडा। लेकिन अर्थ पे बात करें, उसमें टेम्परेचर रेंज कितना होता है, तो अर्थ में जो लगभग जो है आपको -25 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस, कि अगर अर्थ पे अगर ठंडी पड़ेगी भी, तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, -25 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। और गर्मी अगर जाएगा ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 45-50 डिग्री इसी के आसपास रहेगा, है ना। अगर बात करें जैसे हमारा अर्थ है, तो जैसे अर्थ को हमने डिवाइड किया है ना भैया, इक्वेटर में, फिर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। तो जो आर्टिक सर्कल रीजन है यहाँ पे, जो पोल के पास होता है आर्टिक सर्कल, फिर नीचे वाले पोल के पास होता है एंटार्क्टिक सर्कल। हाँ, तो उन सब रीजन में क्या है कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो ठंडी कितना जा सकती है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ठंडी अगर होगी भी, तो -25 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। बात जमा आपको, तो आप क्या देख रहे हो कि मून में जो है टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा वेरी करता है, बहुत ठंडा बहुत गर्मी, लेकिन हमारे अर्थ में ऐसा इतना रेंज वेरिएशन नहीं है। क्यों, चूंकि हमारे अर्थ के पास जो है वो एटमोस्फियर है, देख रहे हो, एटमोस्फियर ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे सी ब्रीज क्या होता है। आपके एनसीईआरटी में देखा सी ब्रीज, सी ब्रीज देखो, ब्रीज मतलब क्या, पहले ये पकड़ो आप। ब्रीज मतलब होता है जब हमारी विंड जो है वो आराम आराम से, जब सुहावनी हवा को क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा, सुहावनी हवा आराम से बह रही हो, तो उसके ब्रीज बोलते हैं। लेकिन जब वही वही हवा जो बहुत तेजी से बहने लगे, जैसे हम लोग बोलते हैं तूफान जब आता है, तूफान के समय क्या होता है कि हवा जो है बहुत तेजी से बहने लगता है, तो सडन जो है एकदम वायलेंट तरीके से हवा जब बहता है, तो उसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं। लेकिन वही हवा जब आराम से बह रही हो, तो उसको ब्रीज बोलते हैं। तो समझते हैं सी ब्रीज क्या होता है। देखो, सी ब्रीज बेसिकली ऐसा फेनोमेना है जो कि कोस्टल एरियाज के वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है। अब लोग कोस्टल एरियाज क्या भैया, पहली बार सुन रहे हैं। कोस्टल एरियाज मतलब वो रीजन जो कि नदी किनारे के पास हो, नदी किनारे के पास वाले रीजन होते हैं, उनको कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली होता है क्या, सी ब्रीज में समझ रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे कोई जमीन है, यहाँ पे लैंड लिख दिया, और इसके पास यहाँ पे मान लो रिवर है, रिवर है, या मान लो ओशन है कुछ, यहाँ पे मान लो रिवर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिवर आपको नदी देखने को मिल रहा है। तो देखो डे टाइम में क्या होगा, यहाँ पे लिख दो दिन के समय क्या होगा। अभी हम डे टाइम की बात कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है ना कि लैंड जो है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू रिवर। आप इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास जो है, मैंने क्या किया, एक बीकर में मैंने क्या किया, सैंड रखा, मिट्टी रखा एक बीकर में, और दूसरे बीकर में मैंने क्या किया, पानी रखा। दोनों को जो है ना धूप के नीचे छोड़ दो, 1 घंटे के लिए छोड़ दो। 1 घंटा बाद आके देखो, चश्मा लगा के, है ना, मजाक कर रहा हूँ, आंखों से भी देख सकते हो ऐसे भी। तो क्या देखोगे आप, 1 घंटे बाद आके देखो, तो देखोगे कि हमारा सैंड जो है वो ज्यादा तप रहा है, ज्यादा गर्म हो गया है। पानी भी गर्म हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले जो है सैंड ज्यादा गर्म हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो है हमारी जो है लैंड वो ज्यादा फटाफट गर्म हो जाएगी एज कम्पेयर टू रिवर। तो इससे होगा यूं कि लैंड के आसपास जो भी हवा होगी, हवा तो होगी ना भैया, ऐसा नहीं कि वैकेंट है, लैंड के आसपास जो भी हवा होगी वो भी गर्म हो जाएगा। अरे चूंकि लैंड गर्म हो गया, जिसके आसपास जो भी हवा होगी वो भी गर्म हो गया। आपको पता है जब भी एयर गर्म हो जाता है तो वो हल्की हो जाती है ना, जब भी एयर को गर्म कर देंगे तो वो हल्का हो जाएगा, और हल्का होने से क्या होगा, वो ऊपर राइस करना शुरू कर जाएगा, ऊपर राइस करना शुरू करेगा। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ से सारे हवा जो है ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर जाने के बाद हुआ क्या, एरिया तो वैकेंट हो जाएगा भैया। यहाँ पे सारे आपकी गैस के पार्टिकल्स ऊपर चले गए, तो यहाँ तो अब खाली बच गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ प्रेशर जो है कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया अब ना, चूंकि प्रेशर कब बना रहता है, जितने ज्यादा आपके एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे कहीं पे, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगी।
और जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स कम होंगे प्रेशर कम होगी। यहाँ पे प्रेशर कम हो गया तो होगा यूं कि नदी के आसपास की जो हवा होगी वो तो ठंडी हवा होगी, क्योंकि नदी जो है उतना गर्म नहीं है ना एज कम्पेयर टू लैंड, नदी थोड़ा कम गर्म है। तो इसके आसपास की हवा क्या होगी, यहाँ तो प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे चूंकि आपके जो है यहाँ पे तो आपके एयर के पार्टिकल ज्यादा होंगे, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या होगी, हमारी एयर फ्लो करने लगेगी। तो यहां से हवा क्या होगा, यहां से हवा जो है इस तरफ बहेगा, क्यों, क्योंकि एयर की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करती है वो। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, अच्छा कि दिन के टाइम में क्या होता है कि सी, या मान लो इसको रिवर बोल दिया, सी बोल दे, तो सी से लैंड की तरफ हमारा जो है वो हवा बह रहा होता है। और ये हवा ऐसा नहीं कि बहुत तेज है, मतलब आराम आराम से हवा बहती है, बहुत तेज हवा नहीं बहती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, जो कि सी से बह रहा है ना, सी से लैंड की तरफ, तो जहां से इसका उत्पन्न हुआ, जहां से ओरिजिनेट किया, तो इसलिए इसको सी ब्रीज बोलते हैं। बात जमा आपको, तो यहाँ पे देखो कुछ बात यहाँ पे देखने को है कि उसलिए आप क्या देखते हो ना कि कोस्टल रीजन में देखते हो लोग आराम से खटिया लगा के, चश्मा लगा के आराम से जो है धूप सेक रहे होते हैं। तो गर्मी के दिनों में क्या है कि आराम से खटिया लगा के पड़ा हुआ है नदी के पास, नदी किनारे के पास, आराम आराम से ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, मजा ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखो क्या बात किया गया, कोस्टल रीजन्स में दिन के समय बताया गया है कि लैंड जो है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू हमारी सी। इसलिए क्या होता है कि वहां की हवा ऊपर जाने लगती है, वहां पे प्रेशर जो है कम हो जाता है, इसलिए उस प्रेशर को भरने के लिए जो है हमारी क्या है, सी के ऊपर जो हवा होती है वो फ्लो करती है लैंड की तरफ। समझ आ रहा है बात, इसी को हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। अब थोड़ा लैंड ब्रिज भी समझते हैं, ये उसका उल्टा है, एकदम एकदम उलट है। लैंड ब्रिज में क्या होता है, सबसे पहले तो आप बात करो कि ये फिनोमेना अब हम लोग रात को देखेंगे। सी ब्रिज कब दिखा था, दिन के समय, अब देखेंगे रात के समय की बात होगी, है ना। यहाँ पे हमने लैंड बना दिया ऐसा ही, ये मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे लैंड बना दिया और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, सी बना दिया, है ना, नदी बना दिया यहाँ पे। अब देखो आप एक बात पकड़ो, जो बॉडी जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ही तेजी से वो ठंडा भी होगा। क्या बोला मैंने, ये प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, ये प्रॉपर्टी है कि वो जितना जल्दी जल्दी गर्म होगा ना उतना ही फटाफट से वो ठंडा भी होता है। तो आप देखो हमने क्या देखा, दिन के समय जो है लैंड ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा था एज कम्पेयर टू सी। इसका मतलब लैंड जो है रात के समय, चूंकि रात के समय ठंडा होने का बारी है अब, तो रात के समय दोनों ठंडा होंगे, दोनों की जो है एयर होगी, आसपास की जो भी एयर होगी वो दोनों का ठंडा होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ वाली एयर जो है, लैंड वाली, लैंड के पास जो एयर है वो ज्यादा जल्दी ठंडा होगा। तो ज्यादा जल्दी ठंडा होगा मतलब क्या, मैं बोल सकता हूँ कि अगर दोनों का कंपेयर करें कि दोनों का, कि सी के ऊपर जो एयर है और लैंड के ऊपर एयर है, दोनों में से ज्यादा गर्म कौन है, तो ऑब्वियसली चूंकि ज्यादा जल्दी ठंडा होगा तो यहाँ की एयर तब भी गर्म होगी, है ना। सी की एयर जो है एक पर्टिकुलर टाइम में देखे तब भी जो है सी की एयर उसके ऊपर वाली गर्म होगी। तब क्या होगी, ये गर्म हवा जो है, चूंकि गर्म हवा हल्की होती है तो गर्म हवा वापस से क्या करेगी, ऊपर राइज करना शुरू करेगी, है ना। ये प्रॉपर्टी है भैया कि गर्म हवा हमेशा जो है लाइट हो, हल्का हो जाता है और ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। तो जब यहाँ से हवा उड़ना शुरू हो जाएगा ऊपर, तो सारे यहाँ से एयर पार्टिकल्स गायब हो गए, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो गया, प्रेशर पूरा गिर जाएगा। और यहाँ तो प्रेशर ज्यादा होगा भैया, क्योंकि यहाँ की हवा जो है ठंडी है, तो यहाँ पे गैस पार्टिकल्स पूरे नीचे ही होंगे सब, यहाँ पे सारे गैस पार्टिकल्स जो है नीचे ही होंगे, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगी। तो फिर क्या होगा, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अब हवा फ्लो करेगी, तो यहाँ से यहाँ जो है हमारी लैंड से सी की तरफ हवा बहेगी। और चूंकि लैंड से सी की तरफ हवा बह रही है तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, लैंड से, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, समझ रहे हो। तो लैंड ब्रीज कब देखने को मिलता है हमको, नाइट के समय, और सी ब्रीज कब देखने को मिला हमको, डे के समय। बात जब मैं आपको यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो कि रात में क्या होता है कि दोनों को ठंडा होना है, सी और लैंड दोनों को मानते हैं, लेकिन ज्यादा तेजी से ठंडा कौन होगा, तो ज्यादा फटाफट से हमारा लैंड ठंडा होगा। समझ में आ गया। इससे क्या होगा कि हमारे आस जो सी के आसपास जो एयर होगी वो ऊपर राइज कर जाएगी, वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगी, हमारी हवा बहेगी, इसी को बोलते हैं लैंड ब्रीज। बात जमा आपको आगे देखते हैं। अब थोड़ा समझते हैं रेन क्या है, बारिश की बातें होगी, मजा करेंगे अब देखो आप समझेंगे कि बादल कैसे बनता है, ठीक है, बादल बनने का प्रोसेस देखेंगे। देखो होता क्या है कि गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जो वाटर बॉडीज होते हैं आपके आपके तालाब हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गया, है ना, तो वो सब क्या होती है कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। क्योंकि गर्मी के कारण वो गर्म हो जाएंगे, तो उनका जब सर्फेस गर्म हो जाता है, जब पानी जब गर्म हो जाती है तो वो इवापोरेट करना शुरू करती है। इवापोरेशन क्या होता है भैया, आपको पता है, इवापोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, लिक्विड चेंज करता है गैस में ऑन हीटिंग। तो होता है क्या है कि जैसे पानी जब गर्म हो जाता है तो उसके सारे पार्टिकल्स को मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गर्म होने से काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी मिलने से क्या है, वो सारे जो है दूर भागना चाहते हैं, तो सारे जो है ऊपर उड़ रहे हैं, क्योंकि गर्म हो गया तो मतलब हल्का हो गया, अब सारे जो है इवापोरेट करके ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो ऊपर जाएंगे जाएंगे क्या सारे, अब ऊपर क्या जा रहे हैं, हमारे वाटर वेपर्स, हमारे जो है वाटर वेपर्स वो सारे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो इवापोरेट कर गए हैं गर्म। तो यहाँ से सारी क्या है, गरम गरम हवा जो है ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब जैसे ऊपर पहुंचेगी तो अब क्या होगी, ऊपर तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहेंगे तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा, जितना हम जमीन से ऊपर जाएंगे उतनी टेम्परेचर घटती रहेगी।
हम बोल सकते हैं कि एट हायर ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर कम होता है। तो अब देखो अभी क्या है, यहाँ से गरम गरम हवा जा रही है, गरम गरम हवा जा रही है, जैसे ही हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएगी उसके बाद वो ठंडा हो जाएगी, गरम हवा हो जाएगा ठंडा। और आपको पता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कंडेंसेशन में, गैस को चेंज करते हैं लिक्विड में ऑन कूलिंग। पता है ना आपको, कंडेंसेशन एक ऐसा ऐसा फेनोमेना है जिसमें गैस चेंज हो जाता है लिक्विड में ऑन कूलिंग, हीटिंग नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, सारी जो गर्म हवा होगी आपकी वो ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो सब क्या होगा, लिक्विड में चेंज कर, लिक्विड मतलब क्या, पानी, पानी की बूंदे बन जाएगी। और वो पानी की बूंदे क्या करेगी ऊपर जाने के बाद, ऊपर में भैया धूल धूल तो वगैरह तो होगी ना, क्योंकि आसमान पूरा साफ तो है नहीं, एक तो पोल्यूशन इतना ही हो रखा है हमारे सिटी में। तो क्या होगी, ऊपर जो है बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स होंगी, आपकी धूल गर्दा ऊपर होगा। तो डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर क्या होंगे, ये पानी की बूंदे जो है ऐसे ऐसे करके अपना स्पेस लेने लगेंगे। तो पानी की बूंदे उसको घेरने लगेंगे, और धीमे धीमे करके क्या है, ये पानी की बूंदे पूरा बड़ा होने लगेंगे। ऐसे घेरते 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 क्या है, ये पानी की बूंदे उस डस्ट पार्टिकल के चारों ओर घेरते 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 काफी बड़े हो जाते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। अल्टीमेटली वो क्लाउड बन जाता है, समझ में आ रहा है। तो आगे चल के क्या है, पूरा एक क्लाउड बन जाता है। और जब ये क्लाउड जब बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, मतलब इसकी भी तो कैपेसिटी है ना भैया, कितना पानी होल्ड कर पाए। तो जब बहुत ज्यादा ये पानी यहाँ पे भर जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके बाद फिर क्या करता है, ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में यहाँ से वाटर को नीचे गिरा देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। बात जब आपको यहाँ पे देखो वही बताया गया है कि जो वाटर बॉडीज होती है वो जब गर्म हो जाती है तो क्या करती है, वो इवापोरेट करती है, उनके पानी जो है इवापोरेशन होने लगते हैं। तो गरम गरम हवा ऊपर जाती है, उसके बाद क्या होती है, वो जैसे से ऊपर जाएगी तो वो देखो कूल करेगी, एक्सपैंड करेगी, मतलब ठंडा भी होने लगता है जैसे से ऊपर जाएगा, और फैलने भी लगता है वो गैस, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेगा, वो ऊपर जब कंडेंस करेगा तो वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, और वो ड्रॉपलेट जो है जब आप ये सर्कुलेट करेंगे तो क्या होंगे, धीमे धीमे करके बड़ा होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, क्लाउड बना लेंगे। और ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आपको जो है रेन देख, अब ऐसा नहीं कि जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो आपको बस बारिश ही हो। कई बार आपने देखा है कि आपको जो है ओले भी देखने को मिले, जिसको हम हेल स्टोन बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ओले गिर रहे हैं भैया, ओले गिर रहे हैं। तो बेसिकली हेल स्टोन बोलते हैं उनको इंग्लिश में। या मान लो आपने कई बार स्नो भी देखा हो, जैसे अगर मान लो हिल स्टेशन पे जा रहे हो, है ना, आराम से मजा लेने के लिए, तो हिल स्टेशन में क्या है, आपको जो है स्नो वगैरह देखने को मिलता है। तो स्नो वगैरह क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। मतलब टेम्परेचर ऊपर जाने से तो गिरता है ही, तभी तो वो कंडेंस करे ना। लेकिन हिल स्टेशन में क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है ऊपर, ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ाओगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिरने से क्या होता है कि वो पानी की बूंदे जो है ना वो बर्फ में बदल जाती है। या मान लो पानी की बूंदे जो है वो मान लो हेल स्टोन बन गया, समझ में आ रहा है, और वो वापस जो है नीचे फिर गिरता है। तो प्रेसिपिटेशन होना मतलब ये मत समझना कि बस बारिश का गिरना, प्रेसिपिटेशन होना मतलब हो सकता है स्नो का गिरना या आपका हेल स्टोन स्लीट का गिरना। बात जमा, लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं, हमने काफी चीजें देखी। एक बार आप 2 बार 3 बार इसको रिकैप करके देखो। देखो मुझे क्या फटाफट से कवर करना पड़ता है, मैंने थोड़ा तेजी में बोला होगा। 2 बार 3 बार आप इसको जो है फटाफट रिकैप करके देखो। और लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ठोको और सारे तक शेयर करो, जितने भी दोस्तों में दिक्कत आती है डिस्कस करो, उन तक शेयर करो। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।